नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। माघ मेला 2026 की नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा, पर्यटकों के लिए होगी सुविधाएं। सीडीएस विपिन रावत को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, किया प्रेक्षागृह का शुभारंभ। नगर निगम के 27वें स्थापना दिवस पर 46 करोड़ की परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। कड़ाके की ठंड से ठुठरे देव विग्रह, रजाई कंबल और गर्म भोग का हुआ इंतजाम। सत्यनारायण कथा व श्री हनुमान चालीसा हवन का जनवरी में ऑनलाइन होगा आयोजन। भक्ति से सराबोर राधे राधे संकीर्तन सदस्यों ने किया बालाजी सरकार का गुणगान। अब खबर विस्तार से। पर्यटकों हेतु नगर विकास मंत्री ने माघ मेले 2026 की तैयारियों पर की समीक्षा, स्वच्छता कर्मियों के रहने खाने की व्यवस्था के दिए निर्देश। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। प्रयागराज का पावन संगम एक बार फिर माघ मेला 2026 की तैयारी में तेजी से जगमगाने वाला है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने साफ संकेत दे दिया है, 15 दिसंबर तक मेला क्षेत्र की हर तैयारियां पूरी होनी चाहिए। गंगा जल की उपलब्धता से लेकर घाटों की स्वच्छता तक हर विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ताकि श्रद्धालुओं को दिव्यता और सुविधा का अनोखा संगम मिले। 2025-26 के माघ मेले को मिली यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इस बार के आयोजन को और भी भव्य बनाने की प्रेरणा दे रही है। अनुमानित भारी भीड़ को देखते हुए सरकार पहली बार मेला क्षेत्र में डिजिटल सूचना केंद्र, यात्रा मार्गों का पूरा डेटा और एक ही स्थान पर गाइड, गेस्ट हाउस, पार्किंग और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने जा रही है। पिछले साल 6.82 करोड़ से अधिक यात्रियों के आगमन ने यह साबित कर दिया कि माघ मेला अब केवल आस्था नहीं बल्कि विश्व स्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को सफाई कर्मियों के रहने और भोजन की बेहतरीन व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वे भी इस दिव्य आयोजन के सच्चे सहभागी बन सकें। आस्था, परंपरा और आधुनिक सुविधा माघ मेला 2026 को सुरक्षित, सुगम और अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रयागराज तैयार है। प्रयागराज से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने सभी सहयोगियों के साथ माघ मेला की तैयारी करने, माँ गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि माँ गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। हमारी सरकार ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण का गठन किया था और इसके अध्यक्ष के रूप में मंडलायुक्त प्रयागराज को इसके लिए नामित किया था। और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में महाकुंभ के साथ साथ अन्य सभी आयोजन यहाँ पे संपन्न होते हैं। माघ मेला 2026 की तैयारी यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है। 2024 की तुलना में इसके दायरे को बढ़ाया गया है और चूंकि यहाँ की टीम के सामने 2025 के महाकुंभ का अनुभव है, जिसने पूरे देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी और भारत की सनातन धर्म की परंपरा के प्रति लोगों के मन में एक नया उत्साह भरा था। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है, इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6
स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है। जी, आगामी माघ मेला जो शुरू होने वाला है उसके दृष्टिगत सामान्य प्रशासन की दृष्टि से, मेला प्रबंधन की दृष्टि से, नगर निगम के अंदर के प्रबंधन की दृष्टि से, पुलिस और सुरक्षा, यातायात वगैरह की दृष्टि से क्या करना चाहिए उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और एक बहुत ही बृहद प्लान, बृहद आयोजन बनाने का और उसे कार्यान्वित करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। पिछले महाकुंभ अभी जो हम लोगों ने देखा जनवरी में, उसका एक अनुभव बहुत ही अच्छा सबके मन में है। पूरे देश और दुनिया को प्रदेश की और देश की एक अच्छी पिक्चर बताने में हम सफल रहे उस महाकुंभ के जरिए। और इस बार का माघ मेला भी उसी की एक छोटी सी, थोड़ा ही छोटा अनुभूति के रूप में हम लोग प्रस्तुत करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस बार अनुमान है कि 15 करोड़ के आसपास लोग इस माघ मेले में आएंगे, जो पिछले माघ मेलों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है। बल्कि पिछले कुछ कुंभ, अर्ध कुंभ या महाकुंभ की जैसी जनसंख्या का अनुमान हम लोग कर रहे हैं। 15 करोड़ से ऊपर ही होगी, कम नहीं होगी। और उसके दृष्टिगत हम लोगों ने जो 5 सेक्टर पिछले माघ मेले में थे, उसकी जगह 7 सेक्टर बनाने का, हर चीज में बढ़ोतरी करने का, 6 पॉन्टून ब्रिज पहले हुआ करते थे, अब 7 करने का, इस तरह का हर चीज में वृद्धि करने का, जो पार्किंग एरियाज थी उनमें भी वृद्धि करने का, हर तरह से इस माघ मेले को महाकुंभ के बाद तुरंत होने वाला जो माघ मेला है वो उतना ही भव्य, उतना ही दिव्य दिखे जितना कि महाकुंभ हमने संपन्न कराया। जनरल बिपिन रावत की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा अनावरण के साथ किया प्रेक्षागृह लोकार्पण। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। गोरखपुर आज राष्ट्रभक्ति और भावनाओं से सराबोर रहा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत माता के वीर सपूत प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नमन करते हुए उनके नाम पर बने प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। सैनिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम ने हर किसी को उस महान सेनानी की याद दिलाई जिनका पूरा जीवन राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और अदम्य साहस का प्रतीक रहा। प्रतिमा अनावरण के क्षणों में वातावरण भावनाओं से भर उठा, मानो जनरल रावत का व्यक्तित्व, उनका संकल्प और उनकी राष्ट्रभक्ति फिर से जीवंत हो उठी हो। यह प्रेक्षागृह न केवल एक इमारत है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक दीप स्तंभ है जो उन्हें देश के प्रति समर्पण और साहस की राह दिखाता रहेगा। सीएम योगी का यह सम्मान इस बात का भी संदेश है कि देश अपने वीरों को कभी नहीं भूलता और उनकी विरासत हमेशा युवाओं के मार्ग को आलोकित करती रहेगी। गोरखपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद पर आसीन रहने के बावजूद भारत की सेना में सबसे बड़े रिफॉर्मर के रूप में कार्य करने के बावजूद भारत के कई महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन को उनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के बावजूद जब जनरल रावत से कभी मुलाकात होती थी, वही सहजता, वही सरलता, हृदय को छू लेने वाली एक भावनात्मक लगाव, लेकिन मातृभूमि के प्रति
उतना ही समर्पण का भाव, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने उन्हें गोरखपुर में गोरखपीठ के द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समारोह में आमंत्रित किया था और कितनी सहजता सरलता थी, बच्चों के प्रति कितनी उदारता थी, कितनी संवेदनशीलता थी, लेकिन मातृभूमि के प्रति उतना ही समर्पण और देश के दुश्मनों से निपटने की उतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उनके अंतःकरण में भी देखने को मिलती थी। जब कहीं भी उनसे मुलाकात होती थी, उत्तराखंड के कुछ कार्यक्रमों में मुझे उस दौरान जाने का अवसर मिला था जिसमें जनरल बिपिन रावत जी मौजूद थे, या दिल्ली के किसी समारोह में कभी मुलाकात होती थी, या फिर कभी उनका लखनऊ में आगमन होता था, तो हमेशा देवभूमि उत्तराखंड का भाव जो राष्ट्र के प्रति एक नई प्रेरणा देता है, वह उनके मन में सदैव रहती थी और वह अन्यों के लिए प्रेरणा बनती थी। भारत माता के ऐसे महान योद्धा को स्मरण करना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए और उनकी स्मृति को सैनिक स्कूल के माध्यम से हम आगे बढ़ा सकें, इस उद्देश्य से आज उनकी प्रतिमा और उनकी स्मृति में बने हुए इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुझे उनको स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। नगर निगम देहरादून के स्थापना दिवस पर विकास कार्यों की लगी झड़ी, मातृशक्ति के स्टॉलों का सीएम ने किया अवलोकन। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। देहरादून के लिए आज का दिन विकास, सम्मान और उम्मीदों से भरा हुआ रहा। नगर निगम देहरादून के 27वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ने शहर को 46 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी। ऐसी परियोजनाएं जो शहर को और सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और सुविधाओं से संपन्न बनाती हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू की गई ये योजनाएं देहरादून के भविष्य को नई दिशा देती हैं। इस विशेष अवसर पर पर्यावरण मित्रों का सम्मान कर सरकार ने यह संदेश दिया कि शहर को सुंदर बनाने में हर हाथ का योगदान मूल्यवान है। मातृशक्ति द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर महिला शक्ति के प्रयासों को भी सराहा गया, जिससे समाज में उनकी भूमिका और अधिक सशक्त होकर सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहा यह तेज विकास केवल योजनाएं नहीं बल्कि देहरादून के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान है। एक ऐसा कदम जो शहर को आधुनिकता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की। नगर निगम देहरादून के स्थापना दिवस के अवसर पर
देहरादून नगर निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस विशिष्ट अवसर पर हम देहरादून महानगर में हमने अभी यहाँ पर 46 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी यहाँ पर किया है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 27 वर्षों में देहरादून नगर निगम ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए आधुनिक शहरी प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां अपनी स्थापना काल से लेकर अब तक एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाया है और देहरादून को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नगर के रूप में विकसित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देहरादून नगर निगम ने निभाई है। मेरा मानना है कि आज का ये अवसर जहां हमारी उन उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है, उसके साथ साथ आने वाले समय में जो हमारे समक्ष देहरादून नगर निगम में, देहरादून महानगर में, आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्र काफी विस्तार हो गया है, काफी सीमा बढ़ गई है, तो बहुत सारी चुनौतियों का समाधान करने का भी आज का ये दिन हमको एक संकल्प लेने का दिन है और विकास के सपनों को भविष्य में और आज से मिलकर धरातल पर उतारने का, उनको साकार करने का भी है। हमें मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम देहरादून की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य करेंगे और आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ियों को, हमारे कर्णधारों को एक स्वच्छ, हरित, सुव्यवस्थित, सुरक्षित और ऐसा देहरादून बनाने का काम करेंगे, उसके निर्माण का काम करेंगे जो हमारी भावी पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे, उनको सुरक्षित परिवेश दे। मुझे पूरा विश्वास है कि श्री सौरभ थपलियाल जी के और यहाँ की नगर आयुक्त नमामि बंसल के और उनकी पूरी टीम हमारे इस संकल्प को साकार कर देहरादून महानगर को देश के सबसे उत्कृष्ट और विकसित शहरों में सम्मिलित करने में अवश्य सफल होंगे। मैं इनको आज के दिवस पर बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कड़ाके की ठंड में हनुमंत लला, राम लला को उड़ाई जा रही गर्म रजाइयां, बदला आरती का समय। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। अयोध्या की पावन धरती पर इस समय सर्दी अपने चरम पर है और जैसे जैसे तापमान गिर रहा है, रामनगरी के मठ मंदिरों में भगवान की शीतकालीन सेवा और अधिक स्नेहमयी होती जा रही है। भक्तों का प्रेम और पुजारियों की निष्ठा ऐसा प्रतीत कराती है मानो भगवान केवल पूजनीय नहीं बल्कि परिवार की ही प्रिय सदस्य हों, जिनकी ठंड, जिनकी सुविधा और जिनकी सेवा का हर क्षण ध्यान रखा जाता है। हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला को रात में गर्म रजाई ओढ़ाई जा रही है। गर्भगृह में धूप लोवान की सुगंध से गर्माहट
बनाए रखी जा रही है। वहीं सुबह की आरती का समय बदलकर थोड़ा देर से रखा गया है ताकि प्रभु को ठंड ना लगे। वहीं रामलला के लिए जयपुर से विशेष जयपुरिया रजाई मंगाई गई हैं। यह केवल गर्माहट का इंतजाम नहीं बल्कि यह प्रेम है जो भक्त अपने आराध्य के लिए दिल से महसूस करते हैं। रंग महल में विराजमान सीताराम और चारों भाइयों को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। सप्ताह के हर दिन के लिए अलग अलग ऊनी श्रृंगार तैयार हैं। वहीं जनक महल और अन्य मंदिरों में देव विग्रहों को कंबल ओढ़ाए जा रहे हैं। गुनगुने जल से स्नान कराया जा रहा है और भोग में बादाम केसर युक्त दूध, आलू के पराठे, मालपुए और गर्म खाद्य पदार्थ चढ़ाए जा रहे हैं। मानो भगवान स्वयं घर के छोटे बच्चे हों जिनकी ठंड से रक्षा करनी है। अयोध्या की यह शीत सेवा केवल परंपरा नहीं, यह भक्त और भगवान के बीच उस भावनात्मक संबंध की जीवंत मिसाल है जहां प्रेम सर्द हवाओं को भी भक्ति की गर्मी में बदल देता है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरे विश्व के सनातनियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान हमारे 528 साल बाद अपने जो है स्थान पर स्थापित हुए हैं और बहुत लंबा संघर्ष रहा है, जिसकी ये दूसरी वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की, और जिसकी भव्यता बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि पूरा विश्व देखे सनातन को, क्योंकि सनातन अब जागृत हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहे हैं वो हमारे मोदी और योगी जी रहे हैं, जिनका मैं और समस्त सनातनी और धर्माचार्य साधुवाद करते हैं, क्योंकि इनके बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं था। और ट्रस्ट से एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि साल में एक ऐसा प्रोग्राम रखें जो भगवान की रामनवमी होती है तो एकादशी से लेकर और रामनवमी तक 5 दिवसीय प्रोग्राम हर साल रखें। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, वैसे ही ये प्रोग्राम अयोध्या में हमेशा हमेशा के लिए कर दिया जाए। जो पुरानी परंपरा है वो परंपरा यथावत हो जाए। मैं विवाह पंचमी के दिन से ही भगवान हनुमान जी और राम जी का वस्त्र और रजाई और कम्बल की व्यवस्था विवाह पंचमी के दिन से ही शुरुआत हो जाता है। और अयोध्या में भगवान हर मठ मंदिर, कई मठ मंदिर हैं, कम से कम हजारों मठ मंदिर हैं। सभी भगवान के हनुमान जी हों, राम जी हों, शंकर जी हों, सभी देवताओं की विवाह पंचमी के दिन से गर्म वस्त्र का धारण करा दिया जाता है। उसके बाद भोग राग भी हनुमान जी के रबड़ी, अमृति और पूरी, सब्जी और तमाम तरह की व्यंजन बना करके हनुमान जी के, राम जी के कई प्रकार का भोग व्यवस्था रहता है। रात में हनुमान जी के रबड़ी भी लगता है और अमृति भी लगता है और तस्मई भी लगता है और 3 बजे जलखई भी लगता है। तमाम प्रकार का भोग और राजभोग हनुमान जी और राम जी को कराया जाता है। आरती का भी समय कुछ आगे बढ़ाया गया। आरती ठंडी के कारण हनुमान जी का गर्मी में 5 बजे, गर्मी में 4 बजे मंगलवार के और अंदिना 5 बजे नित्य हनुमान जी का आरती होता है। उसी तरह राम जी का भी आरती 1 घंटा आधा घंटे के अंतर में राम जी का भी आरती शुरुआत होता है। बागेश्वर धाम सरकार का विशेष संदेश श्री हनुमान चालीसा हवन व सत्यनारायण कथा का आयोजन हुआ घोषित। बागेश्वर धाम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब ईश्वर स्वयं भक्तों के घर घर विराजमान हो जाते हैं। इसी भाव को साकार करते हुए बागेश्वर धाम सरकार द्वारा 4 जनवरी 2026 को एक अद्भुत आध्यात्मिक संगम आयोजित किया जा रहा है, ऑनलाइन श्री हनुमान चालीसा हवन। इससे पहले भगवान सत्यनारायण की मंगलमयी कथा का श्रवण होगा, जो प्रत्येक हृदय में शांति, श्रद्धा और संतोष का प्रकाश भर देगी। दूरी चाहे कितनी भी हो, पर भक्तों का मन एक साथ जुड़ेगा, प्रभु के नाम पर, प्रभु की महिमा और प्रभु की कृपा में। बागेश्वर धाम सरकार का ये पावन संदेश न सिर्फ भक्ति का मार्ग दिखाता है, बल्कि सेवा की भावना भी जगाता है।
सेवा प्रकल्पों से जुड़कर भक्त पुण्य के भागी बनते हैं और समाज में प्रकाश फैलाने की प्रेरणा लेते हैं। आने वाला यह दिव्य आयोजन हर भक्त के जीवन में नई ऊर्जा, नई आस्था और भगवान की कृपा का प्रसाद लेकर आएगा। बागेश्वर धाम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। एक खुशखबरी सुनो, 3 जनवरी को 500 लोगों को हम सत्यनारायण जी की कथा यहीं पर सुनाएंगे और 4 जनवरी को फिर से खुले मैदान में ऑनलाइन हनुमान चालीसा हनुमान जी का हवन रविवार 4 जनवरी को 2026 का प्रारंभ हनुमान जी के हवन से होगा। 4 जनवरी में रविवार पड़ रहा है। बागेश्वर धाम प्रांगण में तो होगा ही होगा। देश विदेश में जो सुन रहे हैं तैयारी कर लेना। अगली बार हवन सामग्री ज्यादा रखना, समधा लकड़ियां ज्यादा रखना, कपूर ज्यादा रख लेना, 2-3 प्लेटें रख लेना, 1 नारियल रख लेना, 2-3 सुपारी रख लेना, चावल रख लेना, पुष्प रख लेना, मीठा रख लेना और भैया एक कलश छोटा सा बना करके रख लेना। पटापर पंचमुखी अथवा बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख लेना और अपने पूरे रिश्तेदार अथवा मोहल्ले वालों को बुलाना। अथवा किसी मंदिर में करें तो टीवी स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन लाइव लगा लेना बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल को और पूरे मंडलों को, गांव को, मोहल्ला को, क्षेत्र को बैठाकर उनसे हवन करवाना। घर घर, गांव गांव, देश विदेश में 4 जनवरी को पुनः हनुमान जी का शक्तिशाली यज्ञ मंत्र हवन ऑनलाइन घर बैठ करके करवाया जाएगा। कितनी तारीख को? जिनकी फैक्ट्री दुकान है वो मकान की बजाय दुकान पे हवन करें। जिनकी फैक्ट्रियां हैं रात को 9 बजे जब तुम्हारी फैक्ट्री का काम पूरा हो जाए, कार्यकर्ता घर चले जाएं, तब हवन ठोक दो ताकि जब वो दूसरे दिन आए तो बदला हुआ लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश लग रहा है, हल्का लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। कई जगहों पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है, उसको कहते हैं सकारात्मकता। तो 4 जनवरी को पुनः ऑनलाइन हवन करवाया जाएगा। बताइए उपाय कैसा है? कम खर्चा फुल चर्चा। खर्चा कुछ लगना ही नहीं है, जो सामान है वो घर पे मिल जाता है। तो कम दाम ज्यादा काम। बताओ इससे बढ़िया, इससे घर घर यज्ञ की पद्धति प्रारंभ होगी। इससे जो लोग अपने आप को हीन मानते कि हम हवन नहीं कर सकते, हम यज्ञ नहीं कर सकते, वो भेदभाव भी मिटेगा। जो कहते हम आचार्य ब्राह्मणों को नहीं बुला सकते, उनको अब घर बैठकर बागेश्वर बालाजी की कृपा से हवन करने का फल मिलेगा, अधिकार मिलेगा। हवन करने से हनुमान जी की कृपा मिलेगी और बटुक ब्राह्मणों का हनुमान जी का उनको आशीर्वाद। तो कितनी तारीख को है अगला हवन? 4 जनवरी और 2026 हो रही प्रारंभ। और सब लोग 2026 करते हैं पार्टी करके शुरू, अपन हवन करके शुरू करेंगे। बालाजी सरकार के जयकारों से गुंजायमान हुआ बालाजी धाम। संकीर्तन मंडल का हुआ साप्ताहिक आयोजन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली में आज भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला जब राधे राधे संकीर्तन मंडल के सदस्यों ने बालाजी सरकार का गुणगान किया। प्रत्येक मंगलवार को होने वाले इस संकीर्तन में शहर भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मधुर भजनों की धुन, घंटियों की आवाज और जयकारों की गूंज से वातावरण पूरी तरह भक्ति रस में डूब गया। संकीर्तन मंडल के सदस्यों की आवाज में भक्ति की ऊर्जा साफ दिखाई देती है और भक्तगण भी ताल, लय और भाव में खोकर
बालाजी सरकार के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते नजर आए। बरेली की यह साप्ताहिक परंपरा न केवल भक्ति को बढ़ाती है बल्कि समाज में मिलकर प्रार्थना करने का सुंदर संदेश भी देती है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज मंगलवार है और हम मंगलवार के उपलक्ष्य में बालाजी धाम मंदिर में हर सप्ताह आते हैं और बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हमारी मंडली है राधे राधे संकीर्तन बरेली, तो हम लोग हर मंगलवार यहाँ आते हैं और लगभग 2 घंटे 3 घंटे जो भी समय मिलता है भगवान का भजन करते हैं। जय बालाजी महाराज की। आज जो कार्यक्रम हुआ बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीय और सभी आगंतुक गण आए और भक्तजनों को अच्छा लगा ये कार्यक्रम। यहाँ पर सभी लोग जब मंगलवार को एकत्रित होकर के और भगवान का चाहे 5 ही भजन करें तो मन को शांति मिलती है और हनुमान जी की बड़ी कृपा दृष्टि होती है और वही लोग पहुँचते हैं जिनका एक आदर्श पावन उनका चरित्र और विनम्रता, सौम्यता, गंभीरता, शालीनता, ये जो आभूषण हैं, यही आभूषण का माला पहन करके ही दरबार में आए तभी सफलताएं निश्चित है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।